हेलो नमस्ते। आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है जनजाति विद्रोह। और इससे पहले जो हमने वीडियो में चर्चा करी थी वो आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में एक छोटा खाका हमने तैयार कर लिया था कि आधुनिक भारत के इतिहास में हमें क्या पढ़ना है और किस प्रकार से हमने देखा था कि उपनिवेशवाद की स्थापना के पश्चात, अंग्रेजों के वर्चस्व की स्थापना के पश्चात भारतीयों की प्रतिक्रिया किस प्रकार हुई। तो भारतीयों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पन्न हुआ था हमने देखा था दो प्रकार से, आरंभिक प्रतिक्रिया और परिपक्व प्रतिक्रिया। आरंभिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत हमने देखा था कि जिस जिस समुदाय में जिस प्रकार से उन्हें कष्ट पहुंचा उस प्रकार से उन्होंने अपनी लड़ाइयाँ लड़नी शुरू कर दी, आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो उसमें हमने देखा था जनजातीय विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, किसान विद्रोह के बारे में हमने पढ़ा है। और ये सब क्या है, आरंभिक प्रतिक्रिया है, क्योंकि कभी भी कोई भी विद्रोह की शुरुआत, जो आंदोलन की शुरुआत होती है, कभी भी एक साथ नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। तो ये धीरे धीरे प्रतिक्रिया है, आरंभिक प्रतिक्रिया। छोटे छोटे समुदाय के लोग एकत्रित होकर के और आंदोलन करते हैं, उन्हें जिस प्रकार से कष्ट पहुंचता है उस प्रकार से अपने कष्ट को दूर करने के लिए वो अपनी प्रतिक्रिया शुरुआत कर देते हैं। और उस समय उन लोगों को एकता की भावना नहीं थी, उन लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। अंततः जब 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है तब उन लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है, उन्हें पता चलता है, उनके अंदर जागरूकता उत्पन्न होती है कि ये जो भी हमारे सभी लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के कारण हो रहा है। तो हमें एकता होनी चाहिए और हम सब अगर एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे तो हम जल्दी जीत सकते हैं। तो इसीलिए धीरे धीरे उन लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होना शुरू हो गया और एकता की भावना के साथ ही उन्होंने परिपक्व आंदोलन की शुरुआत की और एक राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो आप पढ़ते हैं उसकी स्थापना हुई और उसके पश्चात भारतीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है, बड़े स्तर पे होती है, पूरे इंडिया के अंदर इसकी शुरुआत होती है और सभी लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं। तो हम अभी आरंभिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो जनजातीय आंदोलन हुए थे उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार जनजातियों को क्या प्रॉब्लम हुई, उनका क्या कारण रहा इसके आंदोलन करने के पीछे। तो आज चलिए उसके बारे में जानते हैं, जनजातीय विद्रोह के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जनजाति शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था। जनजाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले ठक्कर वप्पा ने किया था। किसने? ठक्कर वप्पा ने सबसे पहले किया था। ठीक है, जनजाति विद्रोह क्यों शुरुआत हुई? सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जनजाति विद्रोह की शुरुआत क्यों हुई, इसका क्या कारण रहा, ब्रिटिश ने उन्हें क्या प्रॉब्लम दिया जिसके कारण उन्हें विद्रोह करना पड़ा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रिटिश शासन ने जनजातियों की जीवन शैली को दुष्प्रभावित किया, जीवन शैली को दुष्प्रभावित किया। ठीक है, तो जीवन शैली को अगर कोई दुष्प्रभावित करता है, उसको कष्ट पहुंचाता है, तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है विद्रोह के अलावा। तो इसीलिए, और इसमें अन्य कारण जो हम देखेंगे जनजाति विद्रोह का, जो ब्रिटिश शासन के कारण उन्हें जो प्रॉब्लम हुई वो क्या क्या कारण रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे जनजातियों की परंपरागत भूमि व्यवस्था। परंपरागत भूमि व्यवस्था को समाप्त कर नई व्यवस्था लागू कर दी गई। तो ये परंपरागत भूमि व्यवस्था क्या थी? परंपरागत भूमि व्यवस्था खूट कट्टी की व्यवस्था थी। क्या थी? खूट कट्टी व्यवस्था। ये व्यवस्था क्या थी? ये जनजाति लोग जो थे भूमि के स्वामित्व को नहीं मानते थे,
उन लोगों का ऐसा मानना था कि हमारे जो कुल देवता हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ सेवक के रूप में हमें भेजे हैं। ये सारी भूमि हम सब की है, हमारे किसी एक का नहीं है, कोई पर्टिकुलर पर्सन का भूमि नहीं है, हम सभी लोगों की भूमि है और सभी लोग मिलजुल करके इस पे खेती कर सकते हैं और अपने लिए अनाज उपजा सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो मानते थे कि भूमि के स्वामित्व की इन लोगों में ऐसा कुछ मानना नहीं था कि हम किसी भी भूमि के स्वामी नहीं हैं, हम सेवक हैं। तो इसीलिए उन लोगों का क्या था, खूट-कट्टी व्यवस्था था और वो कहीं भी एक स्थान पे रह करके वो खेती नहीं करते थे, वो जगह जगह बदल करके सभी जगह को अपना ही मानते थे, वो स्वामी अपने आप को नहीं मानते थे। इसीलिए जो ब्रिटिश लोग थे वो परंपरागत भूमि व्यवस्था को समाप्त करके नई व्यवस्था लागू की। इन्होंने भूमि के स्वामित्व को लेकर के आया, भूमि के स्वामित्व व्यवस्था लेकर के आए और इसके कारण इन्हें प्रॉब्लम हुई। और ब्रिटिश ने क्या किया कि भूमि के स्वामित्व को किसी एक को दे दिया, जैसे कि जमींदार हुए, महाजन हुए, इन लोगों को भूमि का स्वामित्व दे दिया, जिसके कारण प्रॉब्लम शुरू हुआ इन सारे जनजातियों को। तो अगर जमींदारों और महाजनों को इन्होंने भूमि का स्वामित्व दिया, इसका कारण ये था कि राजस्व वसूली करना। अगर वो एक जगह पे इन लोगों को स्थापित नहीं करेंगे तो जनजातियों पे कंट्रोल कैसे करेंगे। तो इसीलिए इन लोगों का जो परंपरागत भूमि व्यवस्था था उसको समाप्त कर दिया और नई व्यवस्था इन्होंने लेकर के आई अंग्रेजों ने, जिसके कारण इन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसके पश्चात इनका जो विद्रोह था उसका आरंभ हुआ। और आगे देखेंगे कि दूसरा कारण क्या रहा। तो झूम कृषि को अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, झूम कृषि को अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। अब झूम कृषि क्या है? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि, एक जगह से दूसरी जगह ये लोग बदल बदल के खेती करते थे। मतलब एक जगह उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया, वहाँ पे मिट्टी का उपजाऊपन, उर्वरा शक्ति अगर खत्म हो जाती है तो फिर दूसरे जगह वो प्रस्थान कर जाते हैं और वहाँ जाकर के खेती करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से झूम कृषि वो लोग करते थे, जिसको प्रतिबंधित कर दिया। दूसरा कारण ये भी अंग्रेजों का ये भी माइंडसेट था कि अगर इन लोगों को एक जगह स्थायी नहीं रखेंगे तो इनके ऊपर हम कंट्रोल कैसे स्थापित करेंगे। अगर ये एक जगह से दूसरे जगह स्थान को स्थानांतरित होते रहेंगे, स्थान को परिवर्तित करते रहेंगे, तो फिर इनके ऊपर कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा। क्योंकि अगर आप मान लें कि आप अभी यहाँ हैं मोतिहारी में, फिर दरभंगा चले जाए, फिर उसके बाद कहीं दूसरे जगह चले जाए, तो इस प्रकार हम आपके ऊपर कैसे कंट्रोल स्थापित करेंगे। तो यही कारण था कि अंग्रेजों ने झूम कृषि को प्रतिबंधित कर दिया और अपनी नई व्यवस्था को लेकर के आए। और आगे जो कारण रहा, अंग्रेजों द्वारा वनोत्पाद पर अधिकार कर लेना। वनोत्पाद, वनोत्पाद जो है उसका मतलब क्या है? वन के अंतर्गत जो लकड़ियां होती हैं, जो पत्ते होते हैं, उन सभी चीजों पे अधिकार कर लेना अंग्रेजों के द्वारा। तो इसके कारण हुआ कि पूरा जीवन जो व्यवस्था है इनका, वो बिल्कुल बिगड़ गया। जीवन व्यवस्था का बिगड़ गया। तो इस प्रकार से इनको प्रॉब्लम शुरू हुआ, क्योंकि जितने भी जनजातीय समुदाय थे वो वन के ऊपर ही अपना काम किया करते थे। इन लोगों को खाना बनाना हो, कोई भी काम है, वो वनों के ऊपर ही निर्भर हुआ करते थे। तो अंग्रेजों के द्वारा वनोत्पाद पे नियंत्रण कर लिया गया। लगभग इनके ऊपर फॉरेस्ट एक्ट लेकर के आए 1865 के करीब में। तो वो सब जो अमेंडमेंट वगैरह जो लाया गया, जिसके कारण इन्हें
वनोत्पाद पे जो इन लोग अपना जीवन व्यवस्था चला रहे थे, वो सब इनका बिगड़ जाता है अचानक से और फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। फिर उसके बाद जो और कारण है वो ईसाई मिशनरियों द्वारा जनजातियों के सांस्कृतिक जीवन। ईसाई मिशनरी जो थे वो बहुत बड़ा कारण थे, सांस्कृतिक जीवन में इन्होंने हस्तक्षेप किया। ईसाई मिशनरी जगह जगह लोगों को जा कर के उनके जो संस्कृति थी उनके अंदर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए, उनके लोगों को बरगला करके अपनी संस्कृति को उनके अंदर प्रवेश करना शुरू कर दिए और अपनी संस्कृति को वहाँ पे स्थापित करना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने, जिसके कारण जनजातीय समुदाय के लोगों के अंदर बहुत ही गुस्सा, बहुत ही विद्रोह का भावना उत्पन्न होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद जो कारण आता है, जनजातियों को अफीम की खेती व देशी शराब के निर्माण से या उत्पादन से प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, अफीम की खेती व देशी शराब के निर्माण से या उत्पादन से प्रतिबंधित कर दिया गया। जनजाति लोग जो थे वो अफीम का उत्पादन क्या करते थे, अफीम की खेती किया करते थे, देशी शराब के निर्माण किया करते थे, तो उसके उत्पादन पे प्रतिबंधित कर दिया गया अंग्रेजों ने। उसका कारण ये भी था अंग्रेजों के द्वारा कि वो अपने जो शराब वो बेचना चाहते थे, इनके शराब को प्रतिबंधित करके अपने जो शराब थे, विदेशी शराबों को वो लोग बेचना शुरू कर दिए, अपने दाम पे, अपने मूल्य पे उन्होंने बेचना शुरू किया और इन लोगों से टैक्स उसके ऊपर लेना शुरू कर दिया, रिवेन्यू वगैरह। और ये अफीम की खेती और देशी शराब पे प्रतिबंधित करने के पश्चात जनजातियों के अंदर बहुत ही रोष की भावना उत्पन्न हुई और लगभग इनके हर एक क्षेत्र पे अंग्रेजों ने अपना जो हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिसके कारण बहुत रोष उत्पन्न हुआ और विद्रोह की भावना शुरू हो गई। ब्रिटिश प्रभुत्व के विस्तार के साथ जनजाति प्रमुखों की राजनीतिक हैसियत कमजोर हुई। जनजाति प्रमुख जो हुआ करते थे वहाँ पे, जो अपने नियम कानून लागू करते थे, उन लोगों के भी राजनीतिक हैसियत जो थी वो भी कमज़ोर होना शुरू हो गई और ब्रिटिश प्रभुत्व के विस्तार की शुरुआत हुई। ब्रिटिश का नियम ही लागू होना शुरू हो गया और वहाँ के जनजातीय प्रमुख के जो नियम कानून थे उनका नियम बिल्कुल ही वहाँ पे बंद हो गया और ब्रिटिश का नियम लागू होना शुरू हो गया, जिसके कारण वहाँ के जो प्रमुखों का जो रोष था वो बहुत बढ़ गया। और उसके बाद दीकुओं का हस्तक्षेप, जनजाति क्षेत्रों में दीकुओं का हस्तक्षेप, मतलब दीकू कौन? गैर जनजाति लोग। गैर जनजाति लोगों का अब जैसे निजीकरण हो गया, वहाँ का जो क्षेत्र था उसको निजीकरण कर दिया गया और निजीकरण करने के पश्चात वहाँ के जो खेत थे, जो भी जमीन थे, उसके अंतर्गत गैर जनजाति का हस्तक्षेप होना शुरू हो गया और वो लोग उनके भूमि को हड़पना शुरू कर दिए। तो इस प्रकार से वहाँ पे दीकुओं का हस्तक्षेप हुआ, जिसके कारण और भी ज़्यादा रोष उत्पन्न हुआ। उनका कानून, नियम कानून जो लागू किया गया, ब्रिटिशों का नियम कानून जो था वो जनजातियों के लिए बहुत ही बड़ा रोष का कारण बना, विद्रोह का कारण बना और लगभग ब्रिटिश शासन जो था वो जनजातियों के हर एक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए, जिसके कारण ये विद्रोह उत्पन्न हुआ। और इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे विद्रोह को देखेंगे, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, विरसा मुंडा विद्रोह एक ही है। तो इन सभी विद्रोह को हम लोग देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे हर एक चैप्टर को करने का। तो अभी हमने जनजातियों के लगभग जो की पॉइंट है उसको देखे कि क्या कारण रहा, क्यों जनजातियों के अंदर इतना रोष उत्पन्न हुआ कि वो विद्रोह पे उतारू हो गए, विद्रोह करने के लिए। तो इस प्रकार ये कारण रहा जनजातियों के विद्रोह का। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये आप इसमें इंटरेस्टेड हैं बीपीएससी की पढ़ाई में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और अगर और अच्छा लगता है तो उसको शेयर करें अपने सारे स्टूडेंट्स के अंदर। चलिए, धन्यवाद।